चलिए आज हम LSS 6 का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ मैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम 6 के 6 को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद से पहला क्वेश्चन था शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जो कम लाइट मांगते, फ्लावर को करने के लिए कम लाइट मांगते हैं, उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। इसमें जो ये शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ये उस टाइम उगते हैं जब नाइट बड़े होते हैं और डे छोटे होते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स वो होते हैं जो कि एक साल में एक प्लांट अपने कोसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस करता है। इससे हम उसका एज भी देख सकते हैं कि वो कितने साल तक अभी जिंदा है। तो हर साल क्योंकि वो एक ग्रोथ रिंग प्रोड्यूस करता है, इस हिसाब से हम उसका एक तरह से एज भी पता कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है कैलस। कैलस एक इरेगुलर टिश्यू मास होता है जो कि दिखने में अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, ग्रोथ रेट उसका अलग हो सकता है। और ये प्लांट के पेरेंट काइमा सेल से बनता है और ये प्लांट की किसी मैकेनिकल इंजरी की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसे सिंपल वर्डों में कह सकते हैं, जो प्लांट पे आपने कभी गांठ देखी होगी, जैसे अगर काट दे तो वहाँ पर गांठ बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं कैलस। इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। फोर्थ पार्ट है इसका एंडोथेलियम। जो न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट हो जाता है अर्ली स्टेज में। ओव्यूल का जो न्यूक्लियस होता है वो अगर अर्ली स्टेज में डिजेनरेट हो जाता है तो एम्ब्रियो सैक होता है वो इनर मोस्ट लेयर, प्लांट के इनर मोस्ट लेयर पे जाके ढेर हो जाता है, चिपक जाता है। उसके बाद जो लेयर है उसको न्यूट्रिएंट देती है एम्ब्रियो सैक को और वो इलोंगेट करता है रेडियली, मतलब लंबा होता है। उसके बाद से उसके अंदर जो लंबे होने उसमें जो डेंस कुछ चीज़ें भर जाती है जैसे स्टार्च और लिपिड। फिर ये और जो लेयर इस वक्त क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। फिफ्थ पार्ट है जेटोनोगेमी। जेटोनोगेमी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है। जिस तरह ऑटोगेमी में जो फ्लावर होता है खुद ही सेम फ्लावर अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज करता है, इसमें वो नहीं होता है। इसमें ये होता है जेटोनोगेमी में कि जो प्लांट है उसका एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करता है, इसे हम कहते हैं जेटोनोगेमी। और जो ये सेल्फ फर्टिलाइज एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करता है, इसमें जो पोलन ग्रेड का ट्रांसफर होता है किसी वेक्टर के द्वारा होता है, मतलब खुद से नहीं होता, कोई वेक्टर आएगा अगर वो करेगा तभी होगी जेटोनोगेमी। एरिल होता है। फिर सिक्स पार्ट है एरिल। एरिल एक आउटर ग्रोथ होती है जो कि फ्यूनरकल से अराइव होती है और ये पार्शली भी हो सकता है, कम्प्लीटली भी हो सकता है। इसे एक तरह से हम थर्ड इंटेगमेंट कह सकते हैं सीड का। इसका एग्जांपल है लीची। इसमें जो लीची का एडिबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है, उसे एक तरह से एरिल कह सकते हैं, एरिल का एक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। एपिकल डोमिनेंस उसे कहते हैं जब अलग लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि जो शूट है उसका बढ़ सके, इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसमें जो होता है जो शूट को बढ़ने के चक्कर में जो लेटरल पार्ट है उनको ग्रोथ को रोक दिया जाता है। और इसका एप्लीकेशन होता है पार्क और गार्डन में, जिसमें आपने देखा होगा कि जानवरों की शेप बना के रखते हैं, जैसे कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन। तो ये इसी की बदौलत होता है एपिकल डोमिनेंस की वजह से। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उनके शूट को जब तक बढ़ाया जाता है जब तक वो शेप ना आ जाए, उसके बाद से उस शूट को काट दिया जाता है तो जो उसके दूसरा पार्ट होता है वो उगने लगता है। फिर इसी तरीके से ही इसको शेप दिया जाता है प्लांट को। अगर ये उगने लगा तो फिर इसको जहाँ तक लाना चाहिए फिर वहाँ से काट देंगे, तो ऐसे इसको शेप दिया जाता है। ये इसका जो मेन यूज़ है वो गार्डन्स और पार्क्स में होता है, अलग अलग एनिमल की शेप बनाने के लिए। और इसका एक यूज़ होता है क्रिसमस ट्री में इसका जो एपिकल पार्ट को काट दिया जाता है। उसके बाद जो ये ट्री होता है ये वर्टिकली ग्रो करना भूल जाता है, उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ताकि क्रिसमस ट्री बन सके। और इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपागेशन। वो होता है जिसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को बनाते हैं और इसको हम लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं ताकि जो प्लांट है वो बिल्कुल अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। इसे हम माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं क्योंकि ये लैब में माइक्रो के हिसाब से ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। डिस्कस द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ ओवरकम इनकम्पैटिबिलिटी।
नेचर में अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। जो एक पोलन ग्रे होता है, ज़रूरी नहीं है वो हर तरह के प्लांट को फर्टिलाइज कर सके। तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का एक प्रॉपर तरह का एक पोलन ग्रे को एक्सेप्ट करता है। और अगर मान लीजिए किसी जो एक पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट को फर्टिलाइज कर सकता है, एक प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकता है, पर दूसरा जो स्टिग्मा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ये उस स्टिग्मा की इनकम्पैटिबिलिटी है। और इस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। इसमें पहला मेथड है यूज मेंटर पोलन। इसके अंदर जो होता है पोलन को पोलन ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर दिया जाता है, PGS, पोलन ग्रोथ प्रमोटिंग। और ये सब्सटेंस जो होता है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी को हटाने के लिए होता है और उसको फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है पोलन ग्रेन को। दूसरा पार्ट है इसका बर्ड पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ बर्ड लीड टू नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। खुद ही को पॉलिनेट कर देना, प्लांट अगर खुद ही को पॉलिनेट करेगा तो उसको नॉर्मल फर्टिलाइजेशन शायद उसकी हो जाए, इसे कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। इसका थर्ड पार्ट है सब पॉलिनेशन। सब पॉलिनेशन इज द इनकम्पैटिबिलिटी कैन ओवरकम बाय आइदर रिमूविंग द स्टिग्मा और अपर पार्ट ऑफ स्टाइल। ये इस इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जो स्टिग्मा का या तो ऊपर वाला पार्ट हटा दिया जाता है या तो स्टिग्मा को हटा दिया जाता है या स्टाइल का अपर पार्ट हटा दिया जाता है। तो इसके ये अलग अलग मेथड है, इंट्रा ओवरियल पॉलिनेशन, टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिग्मेटिक सरफेस, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल, इरेडिएशन, केमिकल ट्रीटमेंट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो जो होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। और जो एम्ब्रियो होता है वो ज़्यादा कोई उसका सप्लीमेंट होता नहीं है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन उसका क्लोरोफिल होता नहीं है ताकि वो लाइट को ATP में कन्वर्ट कर सके। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो खुद ही में फूड और वेरियस ग्रोथ हार्मोन से रिच होता है। तो ये एम्ब्रियो को नरिश करता है ताकि वो ग्रो कर सके। और ये सीड जर्मिनेशन के दौरान डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो सीड है इसको डाइजेस्ट कर करके अपने आप को ग्रो करता है। अब इसका भी 6th क्वेश्चन है वेयर आर द फॉलोइंग लोकेटेड। इसका फर्स्ट है एक्सेल तो ओव्यूल में लोकेटेड होता है। और कारुंकल जो होता है ये आउटर ग्रोथ होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। एंड देन पोलन किट पोलन ग्रेड के सरफेस पे होता है पोलन न्यूक्लियाई, ये एम्ब्रियो सैक के मिडल में होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो जाके नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड देन बी पार्ट है व्हाट आर एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं नेचर में वो डायप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड प्लांट हम पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माल फंक्शनिंग हो जाती है, नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस में माल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें हम हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके यूजेस, हैप्लॉइड का जो इम्पोर्टेंट यूज़ है, जैसे कि अगर कोई डायप्लॉइड प्लांट है उसमें एक रेसेसिव म्यूटेंट हैप्लॉइड है तो इसको हम देख तो सकते नहीं है, क्योंकि जो उसमें एक डोमिनेंट एलील होती है उसकी वजह से जो उसका रेसेसिव म्यूटेंट है वो पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा है। तो जब हम उसको F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं तो अगर वो हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोजाइगोसिटी होगी तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं कि जो म्यूटेंट रेसेसिव को हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे कि हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे और ये 7 से 8 साल तक ले लेगा ताकि ये प्योर हो सके। फिर इसके बाद से ये जो डायप्लॉइड प्लांट होगा इसमें रेसेसिव म्यूटेंट का एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, वो चला जाएगा उसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हार्डवुड एंड सैपवुड। सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट लिविंग सेल को कंटेन करता है और जो उसके आउटर मोस्ट रिंग लेयर जो होती हैं और वाटर कंडीशन में हेल्प करती हैं, तो इसे हम सैपवुड कहते हैं। इसमें जो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट लिविंग पैरेन्काइमा का बना होता है और वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, इसे हम कहते हैं सैपवुड।
और हार्टवुड में जो सेंट्रल पोर्शन होता है जाइलम का, वो डेड पैरेन्काइमा सेल कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वो रोक देता है, इसे हम कहते हैं हार्टवुड। सेकंड पार्ट है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। रूट एपेक्स एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसका जो कैप होता है, इसका एंड होता है, वो मल्टीलेयर पैराकाइमाटस कवरिंग होती है उसके ऊपर, जिसे हम कहते हैं रूट कैप। रूट मेरिस्टम 3 जोन में डिवाइड होता है, प्लियोरोम, डर्मेटोजेन और पेरिब्लैम। प्लियोरोम होता है जो वेस्कुलर सिलेंडर, जो प्लियोरोम वेस्कुलर सिलेंडर को प्रोड्यूस करता है, और डर्मेटोजेन एपिडर्मिस और रूट कैप को प्रोड्यूस करता है, और पेरिब्लैम प्लियोडर्म और डर्मेटोजेन के बीच की लेयर को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है शूट एपेक्स। शूट एपेक्स वो होता है जो स्टेम की ब्रांचेस को प्रोड्यूस करता है, लीव अपेंडेज को प्रोड्यूस करता है, और स्टिप्यूल्स जैसे कि स्टिप्यूल्स। और उसके बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लांट के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। और इसका मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिस्टल रीजन के होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी रेगुलर ग्रोथ के लिए और उनके एक तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए। थर्ड पार्ट है गोनियल और सोमेटिक एपोस्पोरी उसे कहते हैं, जिसमें 2n गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और बिना मियोसिस, स्पोर के बिना मियोसिस के। और ये वेजिटेटिव भी हो सकता है, नॉन रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है। और जो गोनियल एपोस्पोरी है बहुत कम नेचर में पाया जाता है। और जिन प्लांट में डायप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है उन्हें हम सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं, और ये बिना मियोसिस के होता है, विदाउट मियोसिस के। इसका लास्ट पार्ट है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओपेक होता है और आरएनए से रिच होता है, और इसी में साइटोप्लाज्म में जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें कोई आरएनए नहीं होता है। और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियोलस से बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को कंटेन करता है और कुछ प्रोटीन कंटेंट को भी, जो कि माइटोसिस के बाद और बढ़ जाते हैं। और जनरेटिव सेल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है बट इतने कंटेंट नहीं बढ़ते जितने वेजिटेटिव सेल के बढ़ जाते हैं। और वेजिटेटिव सेल का जो कंटेंट होता है वो एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो इसका एनिमल पार्ट है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में इग्नू के। बाय।